हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में क्या क्या सीखा। संयोजन अभिक्रियाएं सीखी, अपघटन अभिक्रियाएं सीखी, विस्थापन अभिक्रियाएं सीखी, द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं सीखी। आज लास्ट है हमारा, है ना। कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे आप लोग। वाह, अब तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो ये लास्ट टॉपिक ही है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए इसे थोड़ा विस्तार में हम पढ़ें। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसे ना रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होता हो, वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर देखो, दो नए वर्ड आपके लिए हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। उपचयन होता क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो उपचयन समझ लें। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट इसमें जो है, अगर आपको उपचयन समझना है तो पहला पॉइंट कहता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां देखना, इस रिएक्शन में यह एक पदार्थ है, इस पदार्थ में अभी क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। तो ये जो है, ये कॉपर ऑक्साइड का ये जो ऑक्सीजन है, ये इसे मिलेगा। अगर H2 को ये ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ये H2O में बदल जाएगा। यानी कि इस H2 का क्या हो गया? उपचयन। इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया, है ना, H2 का। दूसरा पॉइंट कहता है, पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। पदार्थ से क्या? हाइड्रोजन का पृथक्करण। यह देखो, यहां पर क्या है? सल्फर के साथ कौन है? H2, यानी हाइड्रोजन है सल्फर के साथ। इससे ना इस हाइड्रोजन का क्या करना है? पृथक्करण करना, यानी हटा देना है। तो हटा देने से क्या होगा? सल्फर हाइड्रोजन से मुक्त हो जाएगा। सल्फर हाइड्रोजन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। जब सल्फर से हाइड्रोजन पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा तो यह H2S क्या हो जाएगा? उस H2S का हो जाएगा उपचयन। H2S का क्या हो जाएगा? उपचयन। उपचयन। देखो, सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फर अकेला हो गया ना, तो यहां सल्फर अकेला हो गया तो H2S का उपचयन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात एक क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि इसका उपचयन हुआ है, तो इधर आप मत लिखना, इसका उपचयन हो करके ये बन रहा है। तो कभी भी आपको उपचयन लिखना हो तो इधर देखना, एरो के लेफ्ट साइड में ही देखना कि उपचयन हुआ है, किसका हुआ है। इधर मत देखना कभी भी, यानी कि इधर आपको उपचयन नहीं लिखना है। जब पूछा जाए क्वेश्चन में कि उपचयन किसका हुआ है, तो राइट साइड में यानी कि उत्पाद के तरफ आपको नहीं ढूंढना है उपचयन, आपको अभिकारक के तरफ ही उपचयन ढूंढना है। अब आते हैं अपचयन, रिडक्शन। पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग। तो देखो यहां पर ये Cl2 है, Cl2 के पास क्या हाइड्रोजन है? अभी नहीं है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन दे रहा है? तो ये दे रहा है। तो यही हाइड्रोजन जो है इसके साथ चला गया। तो देखो, ये दोनों मिलकर क्या बनाए? HCl। तो इसका क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ, क्योंकि Cl2 में क्या किया? हाइड्रोजन का योग हुआ, हाइड्रोजन इसको दिया, तो इसका हो गया अपचयन। ठीक। अब देखो, ये दोनों मिलके ये बनाए, तो अपचयन इधर नहीं लिखना है। इधर अगर अपचयन लिखते हो कि HCl का अपचयन हुआ है, ये गलत है, अपचयन Cl2 का होगा। ठीक। आगे, पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण अपचयन कहलाता है। यहां देखना, इस पदार्थ में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, है ना, है, अभी भी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन हट जाता है, क्या होता है? पृथक्करण हो जाता है। यहां से ये जो ऑक्सीजन है पूरी तरह से हट जाएगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। देखो, कॉपर क्या हो गया? आजाद हो गया, ऑक्सीजन से विमुक्त हो गया। तो इसका क्या होगा? यहां पर अपचयन होगा। कह रहा है पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण, इस पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण, तोड़ना, अलग करना। तो यहां से जब इसको अलग कर दे रहे हैं तो इससे ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो कॉपर सिर्फ बचा, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। ये हुआ अपचयन। तो अब आपको देखो, यहां पर
इसका अपचयन हुआ, ये हमें मिल गया, इसका उपचयन हुआ, ये हमें मिल गया। क्या हमने कहीं भी राइट साइड में यानी कि उत्पाद के तरफ अपचयन या उपचयन ढूंढने का प्रयास किया? नहीं। जब भी प्रयास किया ढूंढने का तो अभिकारक की तरफ ही किया है। तो आप भी क्या करोगे, इधर ही से आप आंसर लिखोगे, ना कि इधर से। बहुत से स्टूडेंट्स इधर से लिख देते हैं, समझाने के बावजूद भी इधर से लिख देते हैं। नहीं, इधर से ही लिखना है। यहाँ भी देखो, हमें उपचयन पता है, H2S का हुआ है और Cl2 का अपचयन हुआ है। इधर नहीं लिखोगे कि इसका उपचयन हुआ है। ये अगर लिखते हो इसका उपचयन हुआ है तो ये सरासर गलत है, इधर ही लिखोगे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। ये देखो CuO प्लस H2, ये Cu बनता है H2O। यहाँ देखो CuO में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन का पृथक्करण हुआ। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण क्या कहलाता है बताओ? ऑक्सीजन का पृथक्करण कहलाता है, देखो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ये जो है ये ऑक्सीजन पूरी तरह से निकल जा रहा है। तो क्या बच रहा है, Cu बच रहा है अकेला। तो इसका क्या होगा, इसका अपचयन होगा। तो CuO लिखोगे अपचयन, यानी अपचित पदार्थ, Cu यहां जाएगा। फिर उसके बाद देखो H2 के पास क्या ऑक्सीजन था पहले? नहीं था ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन इसको दिया। तो ऑक्सीजन यहां से मिला H2 को। तो जिसको ऑक्सीजन मिले यानी योग हो, जिस जगह पर ऑक्सीजन का योग हो, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अब उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर H2 को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए H2 का क्या हुआ, उपचित पदार्थ कहलाएगा। ये H2 जो है उपचित पदार्थ। अब कुछ नया वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उपचायक, अपचायक। तो उपचायक और अपचायक क्या है, चलो देखते हैं। उपचायक या ऑक्सीकारक, इसे इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं, पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो इसमें देखो कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन दिया, CuO दिया ना, इसने दिया ऑक्सीजन। किसके लिए दिया, तो ऑक्सीकरण के लिए दिया। ऑक्सीकरण के लिए किसने ऑक्सीजन दिया, CuO दिया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, उपचायक में CuO, यहां पर आंसर आएगा CuO। फिर उसके बाद यहां देखना अपचायक। अपचायक में क्या कहता है, पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं। तो यहां देखो ये H2 यहां पर ऑक्सीजन के साथ चला गया। तो H2 जो है ऑक्सीजन के साथ जब गया तो H2O बना। इस H2 ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया कि नहीं दिया, H2 जो है इसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया कि नहीं दिया, जरूर दिया, है ना। तो जब इसको हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन को H2 ने, तो H2O बना। तो H2 क्या कहलाएगा, अपचायक, H2 कहलाएगा अपचायक। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि जहां उपचित पदार्थ है तो उस जगह पर अपचायक हो जाएगा। जहां उपचित वहां अपचायक, जहां अपचित वहां पर उपचायक, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आपने इन दो चीज को निकाल लिया, उपचित पदार्थ कौन है, अपचित पदार्थ कौन है, बस इसमें आप उलट देना। क्या करना, जहां उपचित में आपने जो चीज लिखा है उसको अपचायक में लिख देना, और जहां अपचित में जो लिखा है आपने उसको उपचायक में लिख देना। बस उलट देना है चीजों को, है ना। काम कितना आसान हो गया। अब यहां पर देखो, इस केस में पूरा परिभाषा आपको याद रहना चाहिए, तभी इस पर आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स बना सकते हो, है ना। देखते हैं यहां पर H2S है, Cl2 है, जिससे कि हमें सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर उपचित पदार्थ देखेंगे। उपचित पदार्थ यानी कि जिससे ऑक्सीजन योग हो रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ तक कहीं ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पर देखेंगे परिभाषा उपचित पदार्थ के लिए। उपचित पदार्थ के लिए कहता है पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ देखना, ये हाइड्रोजन जो है ये टूट कर
यहाँ से अलग हो रहा है और सल्फर हाइड्रोजन से आजाद हो करके ये देखो सल्फर जो है अकेला यहाँ मौजूद है। तो सल्फर का H2S का क्या हुआ, H2S का यहाँ पर उपचित पदार्थ कहलाएगा, ये कहलाएगा उपचित पदार्थ। ठीक, उसके बाद यह Cl2 देखना, इस Cl2 में कौन आया आकर के, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से टूटा, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया, यानी आबंध बना लिया। तो अगर हाइड्रोजन का वहां पर योग हो, पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो यहाँ Cl2 के साथ कौन आया, हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया यहाँ अपचयन या अपचित पदार्थ भी कह सकते हो, अपचित पदार्थ भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा उपचित में H2S आ जाएगा और उपचित में आएगा, अपचित में आएगा Cl2। अब देखो ये दोनों हमको मिल गया, बस इसमें उलट देना है, जहां उप में H2S है वो अप में लिख देना। ठीक, जहां अप में लिखा है Cl2 उप में लिख देना, बस हो गया आंसर। कितना आसान है। तो देखो यहाँ पर कहीं भी हमने इस तरफ न उपचित लिखा न अपचित लिखा, जब भी लिखा अभिकारक की तरफ ही लिखा। तो हम यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एक बात को निकाल सकते हैं कि जिस पदार्थ का उपचित होता है वो अपचायक हो जाएगा, उपचित वो अपचायक, ठीक, और जिसका अपचित होगा वो उपचायक होगा, जस्ट उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया है। इस एग्जाम्पल में देखना, कॉपर जो लाल भूरे रंग का होता है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कॉपर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो कॉपर रखा हुआ है। इस जगह पर क्या था, कॉपर रखा हुआ था। जैसे ही कॉपर को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो यहाँ पर काले रंग का पदार्थ तैयार होता है। और यह काला पदार्थ क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड, यही वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर तैयार हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि यह जो परिभाषा है उपचयन का, है ना, या फिर अपचयन का, तो हमने यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के इसकी परिभाषा की थी। अब हम इसकी परिभाषा एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अधातु तत्व का योग या धातु तत्व का पृथक्करण उपचयन कहलाता है। कहने का मतलब है अधातु तत्व का योग। यहाँ पर धातु कौन है, तो ये धातु है, ये क्या है, ये है धातु, है ना, और ये क्या है, ये है अधातु है ना, धातु और अधातु। अधातु तत्व का योग उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन अधातु है, तो अधातु तत्व का योग, तो यह अधातु क्या हो रहा है, कॉपर के साथ योग कर रहा है, जुड़ रहा है। तो यह अधातु O2 इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक उसी प्रकार धातु तत्व का योग अपचयन कहलाता है। तो धातु तत्व किसके साथ जाकर के योग बना रहा है, अधातु के साथ, तो इसका क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अपचयन, यह कहलाएगा अपचयन। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इन चारों चीजों को हम लिख सकते हैं। पहला है उपचयन किसका हुआ है, उपचित पदार्थ, उपचित पदार्थ कौन होगा, तो ये होगा O2। ठीक, उसी प्रकार अपचित पदार्थ यानी अपचयन किसका हुआ है, तो कॉपर का। ठीक उसी प्रकार अब उपचायक और अपचायक, तो उप जहां हो वहां अप का आंसर जाएगा, यानी यहाँ कॉपर आएगा, और जहां अप हो उसका उल्टा उप आएगा, यानी उपचित या उपचयन का यहां पर आएगा। तो ये हो जाएगा O2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर उसी तरह से ZnO प्लस कार्बन यानी जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये जो है ये धातु है, ये क्या है, धातु है। तो धातु से पृथक्करण किसका होगा, अधातु का। ये क्या है, अधातु है, ये क्या है, अधातु है।
तो धातु से अधातु का पृथक्करण, तो परिभाषा क्या कहता है, क्या होगा वो, अधातु तत्व का पृथक्करण अपचयन कहलाएगा। तो इस जिंक ऑक्साइड में से कौन पृथक्करण हो रहा है, अधातु टूटकर निकल रहा है ना। तो यहाँ पर जड़न ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन, ये अपचयन हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसका अपचयन होगा। ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है, या फिर अधातु के रूप में करो या फिर ऑक्सीजन निकल रहा है उसके रूप में करो। अब यह देखो, ये एक अधातु है, क्या है, अधातु है। अधातु में फिर से कौन आ रहा है, एक अधातु ही आ रहा है। तो यहां पर देखो, यहां पर अधातु तत्व का योग, ये क्या कहलाएगा, देखो अधातु तत्व का योग। तो इस अधातु के साथ एक और अधातु का योग हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा उपचयन। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलकर के उपचयन होगा, है ना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो देख लो, फिर से मैं बता रहा हूं। यह जो है जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, अधातु का पृथक्करण कहलाता है अपचयन। यह कार्बन है अधातु में अगर एक और अधातु आकर के लग जाए, है ना, अधातु तत्व का योग, अगर अधातु तत्व का योग, वो कहलाएगा उपचयन। अधातु में फिर एक अधातु आके ऐड हो जाए तो उपचयन कहलाएगा। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड हो गया अपचित पदार्थ, जिंक ऑक्साइड अपचित पदार्थ, और कार्बन जो है वो हो गया, उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पर अपचित पदार्थ कार्बन होगा और उपचित पदार्थ उपचित पदार्थ होगा कार्बन, और अपचित पदार्थ कौन होगा, अपचित पदार्थ है जिंक ऑक्साइड। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पर जहां पर उप है वहां अप आ जाएगा, यानी कार्बन यहां आ जाएगा, जहां अप है वहां उप में आ जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहां देखो, इस केस में भी देखो, मैंगनीज है और ऑक्सीजन है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, मैंगनीज क्लोराइड हुआ, क्लोरीन और H2O वाटर तैयार हुआ, है ना। तो यहां पर देखना कि सबसे पहले उपचित पदार्थ कौन है। तो उपचित पदार्थ वो होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है। चलो अब एक नया एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें MnO2 को देखना, यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, और ये किसके साथ बना रहा है, आबंध हाइड्रोजन के साथ बना रहा है ना। तो यहां पर देखो, ऑक्सीजन का अगर लॉस हो, है ना, ऑक्सीजन का अगर पृथक्करण हो तो क्या कहलाता है, देखो यहां पर, यहां लिखा हुआ है, पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण अपचयन कहलाता है। तो ये MnO2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, अपचयन। तो MnO2 अपचित पदार्थ होगा, MnO2। अब यहां पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है, इसके पास क्या ऑक्सीजन था, नहीं, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, पदार्थ के साथ, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अब उपचयन कहलाता है, या ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो गया, उपचयन, है ना। तो यहां पर लिखाएगा HCl। अब सीधी सी बात है, जहां उप लिखा रहे यहां पर अपचायक में जाएगा, यहाँ HCl हो गया, जहां अप लिखा रहे उसका उलट कर दो, उप में चला जाएगा, MnO2। ठीक, कितना आसान है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर सोडियम है, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, नहीं, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ आबंध बना लेता है, ये यानी कि ऑक्सीजन का योग होना किसी धातु के साथ, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपचित पदार्थ। वो उस पदार्थ का क्या हुआ, उपचयन हुआ, तो यहाँ Na होगा। अब ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन में कौन आके ऐड हुआ, यानी योग किसका हुआ, ये एक धातु है, धातु और अधातु में भी समझ सकते हो, ये क्या है, अधातु है ना, और ये क्या है, धातु है।
तो अधातु में अगर धातु ऐड हो रहा है ना, परिभाषा कुछ इस तरह से है, देखो अगर अधातु तत्व का योग, इसमें क्या अधातु में धातु का योग हो रहा है? नहीं, बल्कि किसका हो रहा है? धातु तत्व का योग। तो वहां क्या कहलाएगा? अपचयन। तो इस अधातु में धातु तत्व का योग हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन। तो इसका हुआ उपचयन और इसका क्या हो जाएगा? अपचयन, है ना। तो अपचित पदार्थ कौन हो गया? तो ऑक्सीजन हो गया। तो अब सीधी सी बात है, जहां उप है वो अप में जाएगा, अप है तो उप में जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखना, कहीं भी मैंने इस तरफ से नहीं लिया है। ये जो आंसर्स मैंने जो लिखे हैं, क्या इस तरफ से लिए हैं? उत्पाद की तरफ से नहीं। जब भी लोगे हमेशा किसके? अभिकारक के तरफ से ही लोगे आंसर। यहाँ भी देखो, जितने एग्जाम्पल्स मैंने अभी करवाए हैं, यहाँ भी देखो इधर से ही मैंने आंसर लिखे हैं, इधर से कोई यहाँ पर आंसर नहीं है, है ना। इधर देखो, इसमें भी इधर से ही आपको ढूंढने हैं, अभिकारक से ही, है ना। ये देखो, ठीक, इधर देखो, यहाँ भी, है ना। सब लेफ्ट साइड से ही लिया है हमने, राइट साइड से आप बिल्कुल नहीं लेना। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन यहीं पर समाप्त होता है। तो काफी कुछ चीजें आपने आज इस वीडियो में सीखी, है ना। तो एक बार और थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं जाते जाते। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में या अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन साथ साथ होता हो। इसमें देखो, अपचयन इसका हो रहा है और उपचयन इसका हो रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसलिए यह रिएक्शन क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा।